जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे अप्रैल मंथ 2024 का। सबसे पहला एग्रीमेंट यहाँ पर यूनिसेड और REC लिमिटेड के बीच हुआ है। यूनिसेड क्या है? यूनिट फॉर साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट। यूनिसेड कोई सरकारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, IIT कानपुर के अंतर्गत काम करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। एक इनिशिएटिव है IIT कानपुर के कंप्यूटर और इंजीनियरिंग विभाग का। इससे HC वर्मा भी जुड़े हुए हैं। 75,500 चिल्ड्रन जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन को ये दोनों मिलकर सपोर्ट करने वाले हैं। REC लिमिटेड इसमें फंड करेगा, यूनिसेड उनके एजुकेशन की व्यवस्था करेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा और IIT कानपुर के बीच एक समझौता हुआ है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया है। IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने वाला है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें, क्या ऐसे प्रौद्योगिकी अनुसंधान के माध्यम से क्या हम सैनिकों को कुछ ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं कि दुर्गम इलाकों में भी उनको स्वास्थ्य समस्याएं ना हो। क्या कुछ उनको कोई इक्विपमेंट दे सकते हैं या फिर उनको अलग से कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए IIT कानपुर और सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के बीच समझौता हुआ है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, ये किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में देखेंगे, अवार्ड ज़्यादा है नहीं। 2022-2023 के लिए संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप अवार्ड अनाउंस किए गए थे विभिन्न यहाँ पे देश भर के आर्टिस्ट के लिए। तो डॉक्टर P सिन्हा जो हैं, DP सिन्हा, उत्तर प्रदेश से रंगमंच कलाकार, इन्हें ये पुरस्कार मिला। DP सिन्हा इनका नाम है, डॉक्टर नहीं है, माफ़ कीजिएगा। DP सिन्हा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इंडियन थिएटर से, भारतीय रंगमंच कलाकार हैं। इनको मिला है साहित्य अकादमी का फेलो या साहित्य अकादमी रत्न पुरस्कार। विभिन्न लोगों को मिला है, हमने इनका नाम लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं। करीब 92 आर्टिस्ट को देश भर में मिला है, लेकिन एकमात्र जो उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं ये हैं DP सिन्हा। समिट्स या कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। 7th ISAR कोऑर्डिनेशन कमेटी। ISAR क्या है यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसका जो है कह सकते हैं क्षेत्रीय कार्यालय है। किसका? दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का साउथ एशिया रीजनल सेंटर कहाँ पे है? वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है मार्च 2024 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो इसमें बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों ने भाग लिया था। डिफेंस सेक्शन में देखते हैं, अप्रैल मंथ 2024 में सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट ये विकसित किया गया है कानपुर में, उत्तर प्रदेश में। DRDO की डिफेंस मटेरियल स्टोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट कानपुर में है। इन लोगों ने अब तक का भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित कर लिया है, जो विभिन्न प्रकार का जो एमिनेशन होता है यानी गोली बारूद होता है उसको कह सकते हैं भेदने में सक्षम। ये गोली बारूद नहीं रहेगा लाइटेस्ट जैकेट को। बुलेट प्रूफ जैकेट्स में किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। केवलार का इस्तेमाल होता है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। बुलेट प्रूफ विंडोज़ बनाने में, बुलेट प्रूफ विंडो का कांच बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है ये जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में जल जीवन मिशन की बात करेंगे। जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। देश भर के शीर्ष 10 जिलों की रैंकिंग यहाँ पे आई थी। वैसे तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट ने देश भर में 299 जिलों की सूची जारी की थी जहाँ पर इसको लागू किया जा रहा है। प्रगति रिपोर्ट क्या है? तो इसमें टॉप 10 की जो रिपोर्ट आई है, इसमें ये जो हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के, टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट है? महोबा है, मेरठ है, ललितपुर है, मिर्ज़ापुर है, हापुड़ है, हमीरपुर है, बुलंदशहर है। यहाँ पर जल जीवन मिशन तेजी से लागू करने का काम किया जा रहा है। ऑफिशियली इसको अनाउंस किया गया था 15 अगस्त 2019 में। जल जीवन मिशन उस वर्ष के बजट में जो है अनाउंस कर दिया गया था इसको। टारगेट इसकी बात करें, टारगेट था 2024 तक देश भर के सभी हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। अभी डेटा आया है कि 13.92 करोड़ घरों को, ध्यान रखिएगा लोगों नहीं घरों को, नल का जल प्रोवाइड किया जा चुका है इस मिशन के अंतर्गत। MCQ सेक्शन देखेंगे। 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में कॉयर शोरूम की आधारशिला किसने रखी थी?
तो कॉय शोरूम की आधारशिला रखी थी भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। भानु प्रताप सिंह वर्मा ने, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई इस समय देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब एमएसएमई डिपार्टमेंट देख रहे हैं। ये कॉयर शोरूम खोला गया है कोंच नामक जगह पर, जालौन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में, 14 मार्च 2024 को, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में 2 डॉर्नियर हिंदुस्तान 288 विमान गुयाना देश को निर्यात किए हैं। इन्हें कानपुर प्लांट में तैयार किया गया है। ठीक है, ये सही है। उत्तर प्रदेश का फर्स्ट बो एंड एरो शेप यानी कि धनुष बाण के आकार का स्काई वॉक ब्रिज या ग्लास स्काई वॉक ब्रिज तुलसी शबरी वाटरफॉल, तुलसी सबरी जलप्रपात जो है वहाँ पे चित्रकूट में खोला गया है, मतलब उसके ऊपर लगाया गया है ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो ये भी सही है। ये बहुत पहले से हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश की वार्षिक पर्यटन आगमन संख्या 850 मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है? तो 85 करोड़ या 850 मिलियन पहुंचने का अनुमान है वर्ष 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का टारगेट है 32,000 करोड़ रुपए यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना। होम्यो शक्ति 2024 कार्यक्रम के बारे में गलत कथन चुनना है। पहला कथन है कि इसका आयोजन लखनऊ के गोमती नगर में किया गया था 10 अप्रैल 2024 को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने वैश्विक होम्योपैथी दिवस उद्घाटन समारोह का, कह सकते हैं, मतलब ये आयोजन समारोह का उद्घाटन किया, ये रॉन्ग है, सेकंड वाला। थर्ड है कि इस बार के वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस की थीम थी होम्यो परिवार, 1 हेल्थ 1 फैमिली। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, तीसरा कथन सही है। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने इनॉग्रेट किया था। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर नहीं पहुंचे थे। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओनली 2 इनकरेक्ट है, बाकी फर्स्ट वाला करेक्ट है, थर्ड वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। इसके बाद मार्च 2024 में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग प्रदान किया गया था? उत्तर प्रदेश में 21 नए उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश देश का ऐसा स्टेट बन गया है जहाँ पर जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु अब सेकंड पे आ गया है। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हो चुके हैं आज की डेट तक। जो 21 नए उत्पाद जुड़े हैं उनका एक बार नाम देख लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग अब हो गए हैं? वाराणसी में। जीआई टैग्ड प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा वाराणसी के हैं, 32 हैं। कुल मिलाकर 75 में से 32 तो वाराणसी से ही है, तो ये याद रख सकते हैं। तो कौन कौन से जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं? बनारस ठंडाई, बनारस तबला, बनारस सहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, बनारस चिरई गांव करौंदा, बनारस का लाल पेड़ा, बनारस का भित्ति चित्र, बनारस की तिरंगा बर्फी, बनारस की मेटल क्राफ्ट, जौनपुर की इमरती, मथुरा का सांझी शिल्प, बुंदेलखंड का काठिया गेहूँ, पीलीभीत की बांसुरी, संभल का अस्थि शिल्प, गुजरात मतलब ये चित्रकूट के लकड़ी के शिल्प और खिलौने जो कि वहाँ पर फेमस भी हैं और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी आए हैं। मूंज शिल्प, रामपुर का पैच वर्क, लखीमपुर खीरी का थारू कढ़ाई, बरेली की बेंत और बांस शिल्प, बरेली की जरदोजी शिल्प और पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल। ये सब जीआई टैग नए प्रोडक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश के। हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीदने की उल्लेखनीय वृद्धि करने की घोषणा की है। गैर पारंपरिक राज्य का मतलब क्या हुआ? जहां से सेंट्रल गवर्नमेंट कम गेहूं खरीदती थी उनको नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कहा गया है। तो वो नॉन ट्रेडिशनल स्टेट कौन से हैं? ये नॉन ट्रेडिशनल स्टेट्स हैं जहाँ से कम गेहूँ प्रोक्योर किया जाता था। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। लेकिन अब कहा है कि यहाँ से अब ज़्यादा गेहूँ सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी इस मार्केटिंग ईयर में 2024-25 में। इसमें कहा गया कि 16% गेहूँ जो प्रोक्योर किया जाएगा वो इन 3 राज्यों से लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त महाधिवक्ता यानी कि एएजी एडिशनल एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश अर्धेंदु मौली कुमार प्रसाद ने इस्तीफा दे दिया है। ये सही है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी 16,000 मदरसों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अधिनियम 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और ये कहा है कि ये वायलेटिव था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21A जो है संविधान का, उसका वायलेशन कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट मतलब ये हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मदरसा अधिनियम को अवैध घोषित किया, असंवैधानिक घोषित किया, साथ ही यह भी कहा कि जो बच्चे स्टडी कर रहे थे उनको दूसरे एजुकेशन सिस्टम में फिट किया जाए। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। हाल ही में राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने विषय के तहत राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 में कब बनाया गया था?
ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जिस दिन अंबेडकर जयंती भी होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 8 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण किया था? तो दोनों ने मिलकर के लोकार्पण किया था गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 के बारे में सही कथन क्या है? 22 मार्च 2024 को असंवैधानिक इसको घोषित कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और इसमें कहा था कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 है जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको वायलेट करता है अधिनियम। तो ये जो है सुभाष विद्यार्थी विवेक चौधरी की बेंच ने ये फैसला सुनाया था। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश के किस नगर में पहली राष्ट्रीय स्कूली हैंडबॉल अंडर 17 प्रतियोगिता आयोजित की गई? उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, वाराणसी। धरोहर काशी के कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय अल्पसंख्यक फाउंडेशन द्वारा 13 और 14 अप्रैल 2024 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धरोहर काशी की नामक एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन, अच्छा ध्यान रखिएगा, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत नहीं काम करता है, एक प्राइवेट संस्था है। तो इन्होंने आयोजन किया था धरोहर काशी की। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य होता है कि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडक्ट्स जो है उसको शोकेस करना और जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको प्रमोट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हुनर हाट वगैरह का आयोजन होता है उस्ताद स्कीम के तहत, वो अलग है, लेकिन ये इंडियन माइनॉरिटी फाउंडेशन एक प्राइवेट संस्था है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बरेली नगर निगम ने अपना एक ऐप लॉन्च किया था, माई बूथ ऐप। माई बूथ ऐप से आप मतदान केंद्रों में जो मतदाताओं की कतार लगी है उसमें कितना इंतजार आपको करना पड़ सकता है, इसके बारे में जानकारी आपको मिलती थी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उद्देश्य स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियां जो कि निर्माण श्रमिकों की बेटियां हैं अगर, तो उनको एक मुश्त अनुदान दिया जाता था 7,500 रुपये का। 7500 रुपये का अनुदान मिलता है इस योजना के तहत। निर्माण श्रमिकों की उन बेटियों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपना परस्यू कर रही हैं 7,500 रुपये किताबें खरीदने के लिए राशि दी जाती थी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के अनुसार अब कक्षा 1 में प्रवेश के लिए छात्र या छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए? अभी एक पेपर में इससे संबंधित सवाल पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु कितनी निर्धारित है? उत्तर प्रदेश में पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 3 से 5 वर्ष के लिए, और प्राथमिक शिक्षा की आयु निर्धारित है 6 से 11 वर्ष के लिए। तो प्रथम कक्षा में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 वर्ष। तो हमारा आंसर इसमें बी सही है, और इसमें हमारा आंसर सी सही है। क्लास 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयु चाहिए? 6 ईयर चाहिए, 6 ईयर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन कब किया जाना है? भव्य महाकुंभ अब अगला होना है नेक्स्ट ईयर 2025 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम परिवार भक्ति आंदोलन के संबंध में सही कथन का चयन करना है। रामनवमी के अवसर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंथ के सहयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। वाराणसी के लमही गांव में महादीक्षा संस्कार आयोजित किया गया था। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि दलित, ट्राइबल्स, मुसहर और ट्रांसजेंडर वुमेन को ऑर्डेन किया जाता है, उनको जो है पुजारी बनाया जाता है, पुजारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, दीक्षा दी जाती है उनको। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों ने दृष्टि नामक प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति विकसित की है। ये सही है, इसका नाम क्या रखा गया? दृष्टि। ये प्रोटीन से भरपूर उड़द की दाल की प्रजाति है, इसका नाम है दृष्टि। 95 छात्रों को अभी रेस्क्यू किया गया उत्तर प्रदेश से, जो कथित तौर पर बिहार ले जाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन के द्वारा इनको रेस्क्यू करने का काम किया गया है। ये भी सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने पावर बैंकों के माध्यम से कितने राज्यों को 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया? तो 11 राज्यों में 5500 यूनिट बिजली का व्यापार किया है यूपीपीसीएल ने। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए धनराशि वितरित की थी अभी हाल में, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
205 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें कहा गया वितरित की है निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए, तो ये गलत है। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 3 लाख बच्चों के लिए 250 करोड़ रुपए की राशि अभी सरकार ने जारी की है। अब आप सोचेंगे निजी स्कूलों के लिए राशि क्यों देती है उत्तर प्रदेश सरकार? निजी स्कूलों के लिए जो अनप्रिविलेज्ड छात्र हैं उनके लिए पर छात्र 450 रुपये बजट की व्यवस्था करती है सरकार, जिससे निजी मतलब उनका जो मतलब कह सकते हैं फीस तो वो लोग दे रहे हैं, अदर चीज़ों में अगर लैग कर जाते हैं तो सरकार उनकी चीज़ों को फंड करती है, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, कई बार किताबें वगैरह हो गई, ये सब। हमारा आंसर इसमें क्या होगा? हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए वाला इनकरेक्ट है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है।